वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इकोनॉमिक्स की सीरीज आपके सेवा में हाजिर है। लगातार इकोनॉमिक्स पर वीडियो दिया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। आज का जो टॉपिक होगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंस और प्रति एग्ज़ाम में कम से कम मिनिमम एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लिसन इट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आर्थिक नियोजन जो है वो क्या है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस पर जिक्र होगा आर्थिक नियोजन। ओके, आर्थिक नियोजन का सीधा सा मतलब होता है कि आप समझ लीजिए, हमारे देश में जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं होती हैं, उस प्राथमिकताओं के अनुसार अगर आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का अलग अलग जो विकासात्मक जो क्रियाएं होती हैं, उनके लिए अगर वस्तुओं का, संसाधनों का, प्राकृतिक हो चाहे वो मेन मेड हो, उन संसाधनों का अगर बेहतर ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से, समन्वित ढंग से नियंत्रण करते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्लानिंग है। और आपको बता देता हूँ कि ये जो नियोजन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, तो समवर्ती सूची में हिस्सा है, आपको पता होगा, संघ सूची जिसमें केवल केंद्र कानून बनती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनती है, और एक होता है समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकती है, और एक होता है अपशिष्ट सूची जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है, जिसमें तीनों, अगर तीनों सूचियों का जिक्र ना हो तो आप अपशिष्ट सूची पर बात करते हैं, रेजिडुअल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लानिंग, आई मीन पंचवर्षीय योजनाओं का। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी देश की आज़ादी के बाद, ताकि देश एक बेहतर पायदान पे खड़ा हो पाए, पंचवर्षीय योजनाएं उनका एक अहम योगदान है। जी हाँ, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो हम जब 15 मार्च 1950 को, आपको पता होगा, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो योजना आयोग 15 मार्च को, ठीक है, याद रखिए ये डेट पूछा जा सकता है, 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। ओके, किस आयोग की स्थापना की गई? योजना आयोग की। और इसके स्थान पर वर्तमान में कौन सा आयोग है? तो वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके, कब समाप्त किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके इसके स्थान पे क्या लाया गया है? तो वो है नीति आयोग। ओके, दोनों में बहुत खासा डिफरेंस है, बट यहाँ पर अब बस समझ लीजिए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो पंडित जी, आई मीन हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो पहले पंडित जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद फिर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पड़े, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद फिर जो इंदिरा गांधी जी बनी, ठीक है, फिर मोरारजी देसाई बने, फिर चरण सिंह बने, राजीव गांधी बने, बीपी सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी देवगौड़ा, उसके बाद गुजराल जी, फिर वाजपेयी जी, फिर मनमोहन सिंह जी। तो क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी कभी योजना आयोग के अध्यक्ष बने? जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने आते ही योजना आयोग को समाप्त किया। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करेंगे योजना आयोग से जुड़े जो सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको याद कर लेना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको कुछ बहुत ही जुड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो बताया जाएगा। तो आपको पता है, सबसे पहले एक छोटी सी बात, योजना आयोग शुरू करने से पहले एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? छोटी बातें, जी हाँ, अगस्त 1952 को, 1952 अगस्त 1952, कभी कभी मैच करने आ सकता है। तो एक तरह से मत समझ लीजिए कि ये एक तरह से किसी, ये कैसी बॉडी है, ये भी पूछा जा सकता है, ये कैसा बॉडी है राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आई मीन ना तो ये किसी संविधान में इसका जिक्र है, और ना ही ये किसी एक्ट के द्वारा लाया गया है, बल्कि ये संविधानोत्तर है। ठीक है, संविधानोत्तर मतलब संविधान से परे है। ठीक है, संविधानोत्तर बॉडी है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी की स्थापना 1952 को हुई थी।
इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बता सकते हैं आप? जी हाँ, इसके अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा एनडीसी जो एक संरचना है, एनडीसी एक संरचना है, उस संरचना में कौन कौन इसका मेंबर होता है, तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए पीएम तो इसके अध्यक्ष होते ही हैं। उसके अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी के सभी कैबिनेट मंत्री इसके हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके हिस्से होते हैं, जितने भी सीएम हैं। उसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं वो भी इसके हिस्से होते हैं, ठीक है। साथ साथ योजना आयोग जो था पहले, अब तो नहीं है, उसके जो सदस्य होते थे वो भी इसके हिस्से हुआ करते थे। और फाइनली जो योजना आयोग के सचिव हैं वो भी इसके हिस्से में काम करते थे। अब हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट। सबसे पहली बात, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई उस पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में जनरली ऐसा सोचा जाता था कि पंचवर्षीय योजना आएगा देश के लिए, कैसी प्लानिंग होगी, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस होगा। सबसे पहला बात, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं पंचवर्षीय, बस समझ जाइए। पहला पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला बात, पहला पंचवर्षीय योजना कब लाया गया, तो 1951 से 56 के दरमियान। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में लाया। जो सवाल पूछा जाता है तो पहला है कि ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर, याद रखिएगा हेराल्ड डोमर, उसके सिद्धांत पे टिका हुआ है। कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, कृषि इसमें प्राथमिकता पे थी, ठीक है, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था और आधारभूत संरचना पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया गया था। ये दो बातें। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड की बात करें तो ये 56 से 61 1961 तक लाया गया, ठीक है। इसको पीसी महालनोबिस, पीसी जो महाल नोबिस थे उनके मॉडल पर टिका था, पीसी महालनोबिस। खास करके इसमें इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों पर फोकस किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी लेकिन इसमें उद्योगों पर फोकस किया गया, प्राथमिकता दी गई, रोजगार को बढ़ाने के लिए काम किया गया। इसी के संदर्भ में राउरकेला जो कि, इसके अलावा भिलाई, इसके अलावा अगर आप बात करें दुर्गापुर, ये जो मतलब ये जो आयरन इंडस्ट्री थे, लॉ अयस्क के जो केंद्र थे, ये सब जो स्थापित किया गया, चाहे वो राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, उसी समय स्थापित किया गया था। इसके अलावा चितरंजन में जो लोकोमोटिव, चितरंजन में जब लोकोमोटिव देखते हैं, ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव, ये भी उसी समय लाया गया था। इसके साथ साथ सिंधरी जो उर्वरक कारखाना है वो भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की जो स्थापना की गई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये भी उसी समय सेकंड पंचवर्षीय योजना का देन है। इसके अब बात करते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना की। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 के बीच चला, लेकिन इसमें बहुत सारे संकट भी आए, इसलिए अपने मतलब अचीवमेंट को प्राप्त करने से बहुत पीछे रह गया। क्योंकि आपको पता होगा 62 में क्या हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद 65 में सूखा जैसा अकाल आ गया, भीषण सूखा पड़ गया था। लेकिन फिर भी बात करें तो ये सुखमय चक्रवर्ती उनके, इसके अलावा अगर कहा जाए जे सेंडी के विचारों पर टिका हुआ था। इसके अलावा इनमें महालनोबिस का भी योगदान था। तो महालनोबिस जी का प्रथम और सेकंड और द्वितीय दोनों में योगदान था, तीसरा और दूसरा में दोनों का महालनोबिस का योगदान था, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भरता पर बात की गई थी, आत्मनिर्भरता बने हम, आत्मनिर्भर हो, उस पर फोकस किया गया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है जो कि 61 से 66 के बीच चला। इसी के समय 64 में क्या हुआ ना, 1964 में, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था जो अभी वर्तमान में रसिया है।
तो सोवियत संघ के मदद से आप देखेंगे कि बोकारो में, जो कि झारखंड में है, बोकारो में बोकारो बोकारो आयरन, ठीक है, एंड स्टील फैक्ट्री या इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बोकारो आयरन एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बात करते हैं योजना अवकाश की। ये योजना अवकाश ये योजना अवकाश जो कि 66 से 69 के बीच 3 साल का था, बीच में कुछ गैप आ गया था, इसलिए इसको योजना अवकाश का नाम दिया गया। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि 66 और 67 के दरमियान नई कृषि नीति लाई गई थी, नई कृषि नीति। ओके, इसी के समय आपको हरित क्रांति देखने को मिला। तो हरित क्रांति जैसा आप सब सुनते होंगे तो पूछा जा सकता है, तो ये जान लीजिए योजना अवकाश का देन था। अब बात करते हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 69 से 74 के दरमियान, ठीक है, 69 से 74 के दरमियान किसके मॉडल पर आधारित था? तो ये डी आर गॉडगिल, ओके, डी आर गॉडगिल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिरता, आर्थिक विकास पर बात की गई थी। सबसे ज़्यादा जरूरी परिवार नियोजन। ये जो परिवार नियोजन सब सुनते हैं, ये पहली बार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही सोचा गया था। इसके साथ साथ ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध क्रांति से जुड़ा हुआ है। वर्गीज कुरियन का योगदान कोई नहीं भूल सकता है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही लाया गया था। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 74 से 79 के बीच लाया गया। पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था गरीबी उन्मूलन पर, ठीक है, गरीबी दूर हो, आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया। फिर से ऑलरेडी तो हो चुका था, लेकिन गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था। इसके लिए जो पीडीएस आप देखते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसी समय इसको फोकस किया गया था। इसके अलावा निर्यात पर भी कहीं ना कहीं हम लोग जोर देने की कोशिश कर रहे थे। इसके संदर्भ में आपको याद रखना होगा, बहुत ज़रूरी है, 1975 के दरमियान, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था? तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। इसी को हम लोग काम के बदले अनाज भी कहते हैं। काम के बदले अनाज पूछा जा सकता है कि काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसके साथ साथ आप यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। एक होता है रोलिंग प्लान, बीच में अनवरत योजना आ गया। रोलिंग प्लान क्या है? ये रोलिंग प्लान 1 साल के लिए था कि 2 साल के लिए? 1978 से 80 के दरमियान 2 साल के बीच में क्या हुआ? बीच में सरकार की गवर्नमेंट बदल गई, जनता पार्टी आ गई सरकार में, ठीक है, पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की स्थापना हुई, सरकार बनी। तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था उसको मतलब 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया और रोलिंग प्लान लाया गया। अब ये रोलिंग प्लान जो मॉडल है वो किसके मॉडल पे टिका है? तो ये जो गुन्नार मेडल, ठीक है, ये जो गुन्नार मेडल जिनका एक किताब है एशियन ड्रामा, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे एशियन ड्रामा, आखिर एशिया में क्या ड्रामा चल रहा था, तो एशियन ड्रामा में ये रोलिंग प्लान का जिक्र है, जिसको भारत में लागू करने का श्रेय जो है वो जनता पार्टी को, और इसके अलावा डी.टी. लकड़वाला को रोलिंग प्लान का एक तरह से जनक कहा जा सकता है। इसने शराबबंदी पर कोशिश की थी कि शराबबंदी हो, ठीक है। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली को और बढ़ाया जाए, इस पर काम किया गया। बात करते हैं 6 पंचवर्षीय योजना की, जो कि 80 से 85 के दरमियान में था। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के दरमियान
जिसमें आगत और निर्गत मॉडल पे फोकस किया गया था। आगत निर्गत मॉडल पर काम किया गया। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, आधुनिकीकरण को फोकस किया गया। ठीक है, इसके अलावा आप समझ सकते हैं वही फंडामेंटल वो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें उसके पर काम किया गया। सेवन्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें 85 से इसको 90 के दरमियान में 1990 के दरमियान में 7वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया और ये जॉन डब्ल्यू मिलर उसके मॉडल पे टिका था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 85 से 90 के बीच था, जॉन डब्ल्यू मिलर के सिद्धांत पे टिका हुआ था और एक तरह से समता, न्याय, यही सब बातें थी जिसको आपको याद रखना होगा। बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच चला। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें सर्वांगीण जो मानवीय विकास होता है, सर्वांगीण मानव विकास शब्द का जो पहला बार और कंसेप्ट उठा तो किस पंचवर्षीय योजना में उठा, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में उठा। और ये जो मैला ढोने की जो प्रथा थी ना, मैला ढोना जो आज भी जारी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको किसी तरह से कोशिश किया गया कि समाप्त किया जाए, पर सफल नहीं हो पाया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 9th पंचवर्षीय योजना जो कि 97 से लेके 2002 के बीच चला। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वो एक तरह से न्यायपूर्ण, समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण हो, समान हो, विकास चले, यही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th प्लानिंग जो कि ओवरऑल जितने भी जो ऑलरेडी परियोजनाएं चल रही थी उनको ठीक से मेंटेन करना। समावेशी जो शब्द है, समावेशी, समृद्धि, ये सब 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 11th पंचवर्षीय योजना की, तो 2007 से 2012 के बीच में चला, जिसमें समावेशी विकास फिर से एक बार उठा अच्छा से, समावेशी विकास। इसके अलावा सेकंड हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात सोची गई। ओके, बागवानी मिशन, राष्ट्रीय हरित कृषि मिशन और फाइनली जाके 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेके 2017 के बीच चला, जिसमें जीडीपी का जो विकास दर है उसको सोचा गया कि कहीं ना कहीं जीडीपी का विकास दर 8% को ग्रोथ अचीव कर लिया जाए और बाकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो तुलना उसको ठीक करा जाए, वही था। तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सीखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।